भारत की पहचान सिर्फ इसके शहरों या स्मारकों से ही नहीं है, बल्कि इसकी नदियों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से भी है। ये नदियां कोई मामूली पानी की धाराएं नहीं हैं। ये तो इस उपमहाद्वीप की एक तरह से जीवन रेखाएं हैं। इन्होंने सदियों से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भूगोल को शक्ल दी है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझना शुरू करते हैं। असल में ये नदियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। जरा सोचिए, जब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो ये गहरी घाटियां बना देती हैं, जमीन को काटती हैं और अपने साथ लाती हैं जीवन और उपजाऊ मिट्टी। मतलब इनकी यात्रा सिर्फ बहना नहीं, बल्कि कुछ नया बनाना भी है। अच्छा, इस विशाल नदी तंत्र को अगर समझना है तो हमें कुछ बहुत ही बेसिक शब्दों को जानना होगा। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो जब हम ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी प्रणाली कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शहर का सड़क नेटवर्क, जहां छोटी छोटी गलियां एक मेन रोड में आकर मिलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बना देती हैं तो उस पूरे नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और वो पूरा इलाका जिसका पानी एक नदी प्रणाली में जाता है, उसे कहते हैं उसका बेसिन। अब भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि वो निकलती कहां से हैं और उनकी खासियतें क्या हैं। और ये विभाजन भारत के पूरे नदी तंत्र को समझने की चाबी है। इन दोनों ग्रुप्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, उन्हें पानी मिलता है बर्फ और बारिश दोनों से। नतीजा, वो साल भर बहती हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए अक्सर मौसमी होती हैं। और इसी वजह से हिमालय की नदियों का रास्ता लंबा और घुमावदार होता है, जबकि प्रायद्वीप की नदियों का रास्ता ज्यादातर छोटा और सीधा। चलिए पहले ग्रुप पर फोकस करते हैं, वो विशाल नदियां जो शक्तिशाली हिमालय से जन्म लेती हैं। यहां तीन ऐसी बड़ी नदी प्रणालियां हैं जो पूरे उत्तर भारत को एक पहचान देती हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंधु नदी प्रणाली से। ये सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक नदियों में से एक मानी जाती है। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, फिर लद्दाख से भारत में एंट्री करती है और इसके बाद पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी यात्रा वाकई में बहुत लंबी है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे जास्कर और सतलुज, लेकिन इसका एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल पहलू भी है। ये नदी सिंधु जल संधि के दायरे में आती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती है। और इस वजह से ये संधि इस पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस संधि के हिसाब से भारत इस विशाल नदी प्रणाली के टोटल पानी का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। और इस पानी का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए होता है। अब बात करते हैं गंगा की, जो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। गंगा का जन्म असल में देवप्रयाग में होता है, जहां दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा एक हो जाती हैं। ये नज़ारा बहुत ही शानदार है और ये इस शक्तिशाली नदी की शुरुआत को दिखाता है। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे अपने सफर में गंगा उत्तर भारत के मैदानों को सींचती है, कई सहायक नदियों को अपने में मिलाती है और आखिर में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। और अब हिमालय की तीसरी विशाल नदी ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जो अपनी लंबी यात्रा के दौरान कई देशों से गुजरती है और इसके नाम भी कई हैं। तिब्बत में इसे त्सांगपो कहते हैं। इसका ज्यादातर रास्ता भारत के बाहर ही है। ये हिमालय के पैरेलल पूर्व की तरफ बहती है और फिर एक जबरदस्त यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में दाखिल होती है। अच्छा, अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं और प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। ये नदियां हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनका मेन सोर्स सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी है। यहाँ का भूगोल एक अलग ही कहानी बताता है। यहाँ मेन वाटर डिवाइड है पश्चिमी घाट, जो ये तय करता है कि नदी किस तरफ बहेगी। नर्मदा और तापी जैसी कुछ बड़ी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इनमें से गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अपने विशाल आकार और महत्व की वजह से इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है,
जो दक्षिण भारत के लिए इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को बताता है। तो ये नदियां और झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के लिए भी बहुत बहुत जरूरी हैं। देखिए, पुराने समय से ही जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों के किनारे ही बसी हैं। आज भी ये सिंचाई के लिए, हाइड्रो पावर बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और भारत जैसे देश में जहां ज़्यादातर आबादी की आजीविका का मुख्य जरिया खेती है, वहां तो नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारी धरती पर जितना भी पानी है उसका 97% खारा पानी है। मतलब मीठे पानी के स्रोत जैसे कि हमारी नदियां और झीलें बेहद बेहद कीमती हैं। लेकिन इतने जरूरी होने के बावजूद आज भारत की नदियां कई गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही हैं। यहाँ असल समस्या दो तरफा है। एक तरफ शहरों, इंडस्ट्रीज और खेती के लिए पानी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे नदियों का जलस्तर घट रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बढ़ता हुआ प्रदूषण पानी की क्वालिटी को खराब कर रहा है और नदियों की जो खुद को साफ करने की नेचुरल क्षमता होती है उसे भी खत्म कर रहा है। सदियों से इन्हीं नदियों ने हमें जीवन दिया है, हमारी सभ्यताओं को पाला है। पर अब सवाल ये है कि भविष्य में हम इन जीवन देने वाली नदियों को कैसे बनाए रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।